हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इम्पेरियल केमिस्ट्री एक्सप्लोरर। आज हम लोग सॉल्यूशन का दूसरा क्लास देखेंगे और आज हमारा टॉपिक है कंसंट्रेशन या स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन और स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन का मतलब है किसी पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में कितने सॉल्यूट घुले हुए हैं। अगर सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा है तो हम कहेंगे सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है या स्ट्रेंथ ज़्यादा है, और अगर सॉल्यूट का अमाउंट कम है तो हम उसे कहेंगे कि हमारा सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कम है या हमारा सॉल्यूशन पतला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कंसंट्रेशन को किन किन शब्दों के द्वारा एक्सप्लेन या एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो हमारा पहला टर्म होता है मास परसेंटेज, लेकिन उससे पहले हम लोग दो लाइन लिखना चाहेंगे कंसंट्रेशन क्या होता है। यानी हम लोग कहेंगे द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन ए गिवन अमाउंट ऑफ solution is called concentration। और स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। यानी अगर गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा है तो हम कहेंगे कि स्ट्रेंथ ज़्यादा है, और अगर सॉल्यूट की मात्रा कम है तो हम कहेंगे सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ कम है। तो हम लोग कहते हैं स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन कैन बी expressed by following terms। और पहला टर्म हमारा आता है, पहला टर्म है स्टूडेंट्स मास परसेंटेज। मास परसेंटेज, मास परसेंटेज का मतलब है कि अगर टोटल सॉल्यूशन का वजन 100 ग्राम है तो उसमें से सॉल्यूट कितना ग्राम है। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितना ग्राम सॉल्यूट होगा हम उसे मास परसेंटेज कहेंगे। यानी द मास ऑफ सॉल्यूट, द मास ऑफ सॉल्यूट dissolve in 100 mass of the solution is called mass percentage। mass percentage, और इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, ये परसेंटेज का सिंबल हो गया, और W अपॉन W यानी मास अपॉन मास। तो परसेंटेज वेट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूट, किसका प्रतिशत भाई? तो सॉल्यूट का। तो जिसका प्रतिशत निकालना है उसका वेट या मास ऊपर लिखेंगे और सॉल्यूशन का नीचे, और इनटू क्या 100। क्वेश्चन बनाने वक्त एक बात का ध्यान आप लोग जरूर रखेंगे कि सॉल्यूट का वेट अगर हम लोग ग्राम में लिए हैं तो सॉल्यूशन भी ग्राम में होना चाहिए। ओके, और अगर ये केजी में है तो ये भी क्या होना चाहिए, केजी में। एक एग्जांपल है 10% वेट अपॉन वेट
aqueous solution of NaCl, यानी सॉल्यूशन तो जलीय है जिसमें कौन घुला हुआ है, सोडियम क्लोराइड, और ये 10% का मतलब है कि 100 में 10, और W/W का मतलब है 100 ग्राम में 10 ग्राम या 100 केजी में 10 केजी। ठीक है, मीन्स इसका मतलब होगा each 100 ग्राम ऑफ solution contains 10 ग्राम ऑफ NaCl, यानी प्रत्येक 100 ग्राम विलयन में सोडियम क्लोराइड का वजन जो है वो 10 ग्राम होगा। तो ये हो गया हमारा मास परसेंटेज। दूसरा आता है वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज यानी अब हम लोग देखेंगे आयतन का प्रतिशत। तो मास परसेंटेज कब हम लोग देखते हैं, तो सामान्यतः जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों सॉलिड हो, जिसका मास को हम लोग मेजर करते हैं, ना कि वॉल्यूम को। जैसे चीनी है तो चीनी को हम लोग तौलते हैं ना कि मापते हैं, सोना है तौलते हैं ना कि मापते हैं। ठीक है, लेकिन जब दोनों लिक्विड है तो लिक्विड को हम लोग मेजर करते हैं, मापते हैं। तो वैसे कंडीशन में हम लोग वॉल्यूम परसेंटेज लेंगे, और ये कहता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, 100 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन is called volume percentage, volume percentage। और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय परसेंटेज V/V, यानी सॉल्यूट का वॉल्यूम अपॉन सॉल्यूशन का वॉल्यूम। तो बताइए परसेंटेज V/V ऑफ सॉल्यूट बराबर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। और फिर से एक बात आती है कि अगर 10% एग्जाम्पल 10% V/V aqueous solution of HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, इसका मतलब है each 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन contains 10 मिलीलीटर ऑफ HCl, यानी अगर सॉल्यूशन का आयतन 100 मिलीलीटर है तो उसमें से HCl का आयतन जो है वो 10 मिलीलीटर होगा। तीसरा कंसंट्रेशन टर्म आता है दोस्तों मास अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज, या मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ध्यान से सुनेंगे। एक और बात आती है कि मास एक है और एक क्या है, वॉल्यूम। जैसे चीनी और पानी का शरबत बनाते हैं हम लोग, तो चीनी को तौलते हैं यानी वेट करते हैं। तो बताइए चीनी का मास लेंगे, और जब पानी में उसे घुला दिया गया है तो हम लोग शरबत जो बना उसे मापते हैं यानी वॉल्यूम लेंगे। तो वैसे सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट सॉलिड हो लाइक शुगर और सॉल्वेंट लिक्विड हो लाइक वाटर, तो वहाँ पे हम लोग स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज से। तो हम लोग कहेंगे द मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास ग्राम में होना चाहिए भाई, डिसॉल्व इन 100
milliliter of 100 milliliter of solution is called mass by volume percentage. Mass by volume percentage. और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं रिप्रेजेंटेड बाय परसेंटेज W अपॉन V। तो बताइए परसेंटेज W अपॉन V ऑफ सॉल्यूट बराबर हम लोग लेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और इनटू 100। तो याद रखेंगे मास ग्राम में और वॉल्यूम मिलीलीटर में। ओके, तो ये हो गया हमारा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं 10% वेट बाय वॉल्यूम aqueous solution of NaCl means each 100 मिलीलीटर, नीचे में वॉल्यूम है, 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स 10 ग्राम ऑफ, ऊपर में W है, ग्राम ऑफ सॉल्यूट। ओके, तो ये हो गया हमारा परसेंटेज। तो परसेंटेज में दोस्तों हम लोग 3 कंसंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे। पहला होगा मास परसेंटेज, दूसरा होगा वॉल्यूम परसेंटेज और तीसरा होगा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। एक कंसंट्रेशन टर्म और आता है जिसका नाम है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन। तो नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है हमारा पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन हम लोग वैसे सॉल्यूशन के लिए इस्तेमाल करते हैं जहां पे सॉल्यूट का अमाउंट बहुत ही कम होता है, और वैसे केस में अगर परसेंटेज आप निकालेंगे तो परसेंटेज बहुत कम आएगा, जैसे 0.001। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, 0.0001 को नेग्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन जब उसी को पार्ट्स पर मिलियन में एक्सप्रेस करेंगे तो इसका वैल्यू सफिशिएंट आएगा और हम उसे नेग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो concentration term ppm is used for the solution in which amount of solute is present in very small amount। अब बात आती है कि पार्ट्स पर मिलियन होता क्या है। जैसे हम लोगों ने देखा था परसेंटेज, तो परसेंटेज का मतलब है 100 में कितना, मास परसेंटेज 100 ग्राम में कितना ग्राम, वॉल्यूम परसेंटेज 100 मिलीलीटर में कितना मिलीलीटर, वॉल्यूम परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज 100 मिलीलीटर में कितना ग्राम है। ओके, लेकिन यहां मिलियन का मतलब है कि अगर टोटल सॉल्यूशन 10 लाख हो तो उसमें सॉल्यूट कितना है। चाहे वो 10 लाख ग्राम हो तो कितना ग्राम सॉल्यूट है, 10 लाख मिलीलीटर हो तो कितना मिलीलीटर सॉल्यूट है। तो उसको हम लोग कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन, यानी नंबर बाय पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का जितना भाग उपस्थित है 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन में, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। और इसे रिप्रेजेंट करते हैं ppm से। पार्ट्स पर मिलियन बराबर होगा नंबर बाय पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 6। तो ये किसके लिए इस्तेमाल होगा, जहां पे सॉल्यूट की मात्रा बहुत ही कम मात्रा में होगा। ओके, नेक्स्ट टर्म हमारा आता है 5 नंबर होगा मोलरिटी। मोलरिटी इसे हम लोग कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कहता है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन is called molarity of the solution। और इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय
कैपिटल M। यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना मोल सॉल्यूट का डिसॉल्व होगा, घुला हुआ होगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मोलरिटी। और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल M से। तो बताइए मोलरिटी बराबर क्या हो जाएगा? मोलरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन का वॉल्यूम होना चाहिए किसमें? लीटर में। यानी हम लोग कहेंगे मोलरिटी इक्वल टू NB। सॉल्यूशन में दोस्तों दो भाग होते हैं, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। सॉल्वेंट को A से रिप्रेजेंट किया जाता है और सॉल्यूट को B से। तो स्मॉल n स्टैंड फॉर नंबर ऑफ मोल और B का मतलब है सॉल्यूट। तो सॉल्यूट का मोल डिवाइडेड बाय क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसी को हम लोग कहते हैं मोलरिटी। क्या बोलेंगे? मोलरिटी। तो अब आप बताइए यूनिट ऑफ मोलरिटी क्या होगा? यूनिट ऑफ मोलरिटी, तो आप देखेंगे नंबर ऑफ मोल का यूनिट क्या होता है? मोल। और वॉल्यूम का यूनिट लीटर। तो आप इसे लिख सकते हैं मोल पर लीटर। ओके। और आप देखेंगे केवल और केवल कहीं कहीं M भी लिखा होगा, इसका मतलब है मोल पर लीटर। तो बताइए सपोज कर लेते हैं 10 लीटर सॉल्यूशन है। कितना लीटर है? 10 लीटर सॉल्यूशन है और इसमें 5 मोल चीनी घुला हुआ है। कितना मोल? 5 मोल। तो चीनी यहां क्या है? सॉल्यूट। तो बताइए 10 लीटर में कितना मोल है? 5 मोल। तो बताइए 1 लीटर में कितना होगा? 5/10। तो ये 5 मोल है और 10 जो है वो वॉल्यूम है। तो 1 लीटर में जितना घुला हुआ होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मोलरिटी। तो मोलरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे? मोलरिटी इक्वल टू लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और जिसका यूनिट होगा मोल पर लीटर। क्लियर है? अब हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन का नाम, नेम ऑफ सॉल्यूशन, नेम ऑफ सॉल्यूशन, और यहां पे देखते हैं मोलरिटी। तो मान लीजिए दोस्तों हमारे पास कुछ सॉल्यूशन के नाम है। अगर मोलरिटी 1 है तो उसे हम बोलेंगे मोलर सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? मोलर सॉल्यूशन। 1/10 यानी 0.1 है तो इसे डेसी मोलर सॉल्यूशन कहते हैं। डेसी मोलर सॉल्यूशन। डेसी मतलब 1/10 और 1 का 100वां भाग है यानी 0.01, तो हम इसे कहेंगे सेंटीमोलर सॉल्यूशन, सेंटीमोलर सॉल्यूशन। और अगर 1/1000 है यानी 0.001, तो हम इसे कहते हैं मिलीमोलर, मिलीमोलर सॉल्यूशन। क्लियर है? और अगर मान लिया जाए 1/2 है 0.5, तो हम इसे कहेंगे हेमी या सेमी मोलर सॉल्यूशन। तो दोस्तों मोलरिटी के आधार पे सॉल्यूशन को हम इस तरह से बांट सकते हैं। मोलर सॉल्यूशन जिसकी मोलरिटी 1 मोल पर लीटर हो, डेसी मोलर सॉल्यूशन जिसका मोलरिटी 1/10 हो, सेंटीमोलर 1/100 हो, और मिलीमोलर 1/1000 यानी 1/1000 है तो हम उसे मिलीमोलर सॉल्यूशन कहेंगे। और हेमी या सेमी मोलर सॉल्यूशन उसे कहेंगे जिसकी मोलरिटी 0.5 हो। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा मोलरिटी। क्या हुआ? मोलरिटी। अब हम लोग देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर टर्म है हमारा मोलरिटी। क्या है? मोलरिटी। तो मोलरिटी को हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं और ये कहता है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolve in 1 kg of solvent to form enough solution is called molality। यानी यहां पर एक बात ध्यान रखने योग्य है कि सॉल्यूट की मोल तो बता ही रहा है, लेकिन 1 kg में 1 kg और दूसरा डिफरेंस ये है सॉल्वेंट लिया गया है। अभी तक आप देखते होंगे जितना भी कंसंट्रेशन टर्म हम लोगों ने लिया वहां पर जो है आपका सॉल्यूशन नीचे में आता था, लेकिन इस केस में कौन आएगा? सॉल्वेंट आएगा। कौन आएगा? सॉल्वेंट। तो बताइए इसे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय
रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। तो बताइए मोललिटी इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ओके, तो ये हो गया मोललिटी। अब एक बात देखेंगे, यूनिट ऑफ मोललिटी क्या होगा। तो मोललिटी का यूनिट होगा, ऊपर में नंबर ऑफ मोल है तो मोल, और नीचे में जो है वेट ऑफ सॉल्वेंट है जिसका यूनिट क्या होता है, केजी, यानी मोल पर केजी। ओके, या इसे स्मॉल m से भी रिप्रेजेंट करते हैं। एक बात और याद रखेंगे, सबसे पहला बात ये कि नंबर ऑफ मोल टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। दूसरी बात, वेट भी जो है टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। तो भाई मोललिटी टेम्परेचर पर डिपेंड क्यों करेगा। तो मोललिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। मोललिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। दूसरी बात, सॉल्यूशन विद मोललिटी इक्वल टू 1 मोल पर kg is called मोलल सॉल्यूशन, मोलल सॉल्यूशन। ध्यान देंगे यहाँ पे R लगा हुआ है मोलर, और यहाँ पे क्या है L, मोलल। तो मोलरिटी एक है तो मोलर सॉल्यूशन, मोललिटी एक है तो मोलल सॉल्यूशन। तो जरा बताइए, अगर मोललिटी 1/10 होता है तो यहाँ बोलते हैं डेसी मोलल सॉल्यूशन, सेंटी मोलल सॉल्यूशन, मिली मोलर सॉल्यूशन और हेमी मोलर सॉल्यूशन। तो एक बात याद रखिएगा कि अगर आपको पूछा जाएगा कि कौन सा कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, तो आपका आंसर होना चाहिए मोललिटी। क्लियर है। तो नेक्स्ट टर्म हमारा आता है नॉर्मलिटी। तो नेक्स्ट टर्म हमारा होगा 7 नंबर, दैट इज नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी ये कहता है द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट of solute dissolve in 1 liter of solution। Solution is called normality। यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना ग्राम इक्विवेलेंट घुला हुआ है, इसी को हम लोग नॉर्मलिटी कहते हैं, और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल N से। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल N। तो बताइए नॉर्मलिटी इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो भी होना चाहिए लीटर में। तो अब आप बताएंगे यूनिट ऑफ नॉर्मलिटी। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का यूनिट होता है दोस्तों ग्राम इक्विवेलेंट, और वॉल्यूम का लीटर। तो हम इसे कह सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, या केवल N भी रिप्रेजेंट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये आता है, जो बच्चे क्लास 11 बढ़िया से नहीं पढ़े हैं, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे। तो नोट में एक बात ध्यान देंगे, पहला नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर वेट, वो भी होना चाहिए ग्राम में, अपॉन इक्विवेलेंट वेट, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। दूसरा इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट,
तो इक्विवेलेंट वेट निकालना है दोस्तों, तो मोलर वेट अपॉन वैलेंसी, अपॉन वैलेंसी। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, सपोज कर लेते हैं 5.85 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड dissolve in 1 liter of solution, 1 liter of solution. Calculate normality of the solution. सॉल्यूशन, तो हम लोग देखते हैं इसको कैसे हल किया जाए। सबसे पहले हम लोग कोई भी क्वेश्चन बनाते हैं तो लिखते हैं गिवन दैट, यानी क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 5.85 ग्राम ऑफ NaCl सोडियम क्लोराइड, जो कि घुला हुआ है कितना लीटर में, 1 लीटर में। तो घुला हुआ है भाई ये, तो ये हो गया वेट ऑफ सॉल्यूट 5.85 ग्राम। ओके, अब आप देखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो 1 लीटर है, लेकिन आपको निकालना क्या है, नॉर्मलिटी इक्वल टू व्हाट। तो नॉर्मलिटी बराबर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो दिया हुआ है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट दिया हुआ नहीं है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए आपको वेट की जानकारी होनी चाहिए, वेट दिया हुआ है। इक्विवेलेंट वेट की जानकारी होनी चाहिए, जो दिया हुआ नहीं है। तो इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है मोलर वेट अपॉन वैलेंसी। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaCl। तो NaCl में सोडियम पर प्लस और क्लोरीन पे क्या होता है, माइनस। तो बताइए मोलर वेट अपॉन वैलेंसी। मोलर वेट सोडियम का 23 और 35.5 58.5। तो याद रहे आयनिक सॉलिड में जितना प्लस या जितना माइनस है उसी को हम लोग वैलेंसी कहते हैं। तो ये हो जाएगा 58.5 इक्विवेलेंट वेट। तो अब बताइए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा। तो मैंने आप लोग को बताया कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर वेट बाय क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट। तो वेट दिया हुआ है कितना, 5.85 ग्राम में होना चाहिए, ग्राम में है, अपॉन 58.5, तो 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट आया। क्लियर है। अब बताइए 9, हमारा सवाल है नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी बराबर होता है दोस्तों नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ग्राम इक्विवेलेंट हम निकाल चुके हैं 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट, और वॉल्यूम कितना है 1 लीटर। तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, या आप इसे 0.1 N भी कह सकते हैं। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट भी करिएगा और शेयर करिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको अगला वीडियो की जानकारी मिल जाए। साथ ही साथ थोड़ा पैसेंस रखना सीखिए, क्योंकि अगर आप स्टेप वाइज हर एक चीज़ को सीखना चाहते हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और एवरीडे लगभग आप देखें, आपका क्लास 12 धीरे धीरे सिखाया जाएगा। ठीक है, फिलहाल हम लोग चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किए हैं, ये मान करके चलिए कि हम लोग रेगुलरली पढ़ेंगे। छुट्टियों में थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस हो सकती है, लेकिन आप पेशेंस रखें, धीरे धीरे सब कुछ कंप्लीट होते जाएगा और आसानी से आप सीख पाएंगे।
ऐसा नहीं कि शॉर्ट्स वीडियो, ये वीडियो, वो वीडियो देख करके आप परेशान हो जाए, नहीं, एक वीडियो को देखिए और लगातार देखिए, आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। लगभग आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे और फिर कुछ नहीं होगा। तो ये हमारा नॉर्मलिटी पर आधारित क्वेश्चंस था। आगे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है मोल फ्रैक्शन। लेकिन मोल फ्रैक्शन जानने से पहले हम लोग जानेंगे रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी। तो रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी हम लोग देख लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी। मोलरिटी, तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को पता होगा कि अगर हमें रिलेशन निकालना है तो किसी एक से स्टार्ट होते हैं और दूसरे की तरफ जाते हैं। तो बताइए विनो, नॉर्मलिटी बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन, बताइए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो भी लीटर में। तो आप बताइए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को क्या लिखेंगे? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वेट तो सही है, इक्विवेलेंट वेट को लिखेंगे हम लोग, ये सॉल्यूट है तो सॉल्यूट इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट। इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होता है बताइए? मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वैलेंसी। वैलेंसी, तो बताइए वैलेंसी हो जाएगा यहाँ पे। और आप देखेंगे यहाँ पे कौन है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये वैलेंसी को ऊपर ले जाइए, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, ऊपर में कौन आ गया? वैलेंसी, और नीचे में कौन है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वेट बाय मोलर वेट को हम लोग नंबर ऑफ मोल कहते हैं। देख लीजिए ना, नॉर्मलिटी इक्वल टू आया था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू क्या है? वैलेंसी। तो बताइए दोस्तों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को क्या बोला जाता है? मोलरिटी। तो नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी इनटू वैलेंसी। और दोस्तों आप लोग को बता दें, वैलेंसी को हम लोग एन फैक्टर या एन से रिप्रेजेंट करते हैं। सो नॉर्मलिटी इक्वल टू वैलेंसी इनटू मोलरिटी, या आप मोलरिटी इक्वल टू कह सकते हैं नॉर्मलिटी बाय वैलेंसी। एग्जांपल के लिए ले लीजिए, अभी हम लोगों ने देखा NaCl, बताइए वैलेंसी कितना होगा? 1 + 1 - तो 1 हुआ। तो नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होगा? मोलरिटी। दूसरा नंबर एग्जांपल देखिए, H2SO4, ये एसिड है दोस्तों, 2 H+ आयन देगा, और सल्फेट में क्या होगा? 2 माइनस। तो एसिड जितना H+ आयन देता है उसे हम लोग इस एसिड का बेसिसिटी कहते हैं, और एसिड का वैलेंसी उसका बेसिसिटी होता है। तो बताइए इसका वैलेंसी कितना हो गया? वैलेंसी 2। देयरफॉर नॉर्मलिटी जो है वो 2 गुना होगा किसका? मोलरिटी का। एन के जगह पे कितना हो गया? 2। तीसरा अगर हम लोग देखें AlCl3, तो बताइए एल्यूमिनियम पर कितना प्लस? 3 प्लस, और 3 क्लोराइड देगा तो तीनों क्लोरीन पे 3 माइनस हुआ। तो बताइए वैलेंसी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3। देयरफॉर नॉर्मलिटी इज 3 टाइम्स दैट ऑफ मोलरिटी। एनी डाउट? तो ये हो गया हमारा रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म, दैट इज मोल फ्रैक्शन। क्या देखेंगे? मोल फ्रैक्शन। अब बात आ जाती है फ्रैक्शन की, तो फ्रैक्शन का मतलब है दोस्तों एक में कितना। एक में कितना। परसेंटेज में हम लोगों ने देखा 100 में कितना, पार्ट्स पर मिलियन में हम लोगों ने देखा 1 मिलियन यानी 10 लाख में कितना। अब एक लास्ट बचा हुआ है कि अगर टोटल मोल 1 है तो किसी एक पार्टिकुलर कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल कितना होगा, उसे हम उसका मोल फ्रैक्शन कहेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टर्म आता है मोल फ्रैक्शन। ये होप दैट 8 नंबर कंसंट्रेशन टर्म होगा, दैट इज मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन को हम लोग x से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये कहता है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स of one component
to the total number of moles of all the components in the solution is called mole fraction of that component। तो बताइए इसे x से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो मोल फ्रैक्शन इक्वल टू होगा नंबर ऑफ मोल्स of one component divided by total moles। ओके, तो मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर हम लोग मान करके चलते हैं ए बाइनरी सॉल्यूशन। दोस्तों मैं बता चुका हूं आप लोगों को, दो कंपोनेंट का बना है, उसे बाइनरी कहते हैं, सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी। एक बाइनरी सॉल्यूशन है जो ए और बी से बना हुआ है, हैविंग नंबर ऑफ मोल, जिनका नंबर ऑफ मोल है, नंबर ऑफ मोल्स एन ए एंड एन बी रिस्पेक्टिवली। तो बताइए देन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बराबर क्या होगा, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका नंबर ऑफ मोल ऊपर में लिखेंगे और टोटल मोल क्या होगा नीचे। इसी तरह से आप इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं। देन पहला नंबर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, जिसको हम लोग एक्स ए कहेंगे, तो एक्स ए बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल। तो टोटल में एन ए प्लस क्या होगा एन बी। दूसरा देखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, जिसको हम लोग एक्स बी कहेंगे, तो एक्स बी यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बराबर नंबर ऑफ मोल ऑफ बी बाय टोटल मोल एन ए प्लस एन बी। ओके, तो अब आप देखेंगे कि नोट में पहला पॉइंट, मोल फ्रैक्शन हैज नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं होगा, हैज नो यूनिट्स। देखिए ऊपर भी मोल है और नीचे भी मोल है, तो मोल और मोल क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होगा, इसका केवल और केवल मैग्नीट्यूड होगा। सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स will be 1 for binary solution एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर क्या हो जाएगा 1, या हम लोग कर सकते हैं एक्स ए बराबर क्या होगा 1 माइनस एक्स बी, या हम लोग कर सकते हैं एक्स बी बराबर क्या होगा 1 माइनस एक्स ए। एक्स ए प्लस एक्स बी यानी इन दोनों को जोड़ करके देखिए टोटल कितना हो जाएगा 1 होगा, इसको और इसको जोड़िए कितना आ जाएगा 1। तो अगर इन दोनों का जोड़ 1 आ रहा है तो 1 बराबर क्या होगा 1 माइनस एक्स बी, और एक्स बी बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आइए माइनस हो जाएगा। तो ये तुम्हारा हो गया मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये ओवरऑल हमारा कंसंट्रेशन टर्म्स कंप्लीट हुआ। कल हम लोग यानी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और बात करेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, बात करेंगे कि हम लोग कैसे सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे, तो डाइल्यूट करने के बाद हमारा नया सॉल्यूशन जो बनेगा उसका कंसंट्रेशन क्या होगा। दूसरी बात करेंगे 2 या 2 से अधिक सॉल्यूशन को मिला देंगे तो जो मिश्रण जो बना उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, और हम इन सब कंसंट्रेशन टर्म्स पर आधारित कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन भी दबाना ना भूलें, लेटेस्ट वीडियो आपको मिल जाएगा।